छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की चौथी किस्त जारी। बिलासपुर के 1,82,85,000 हितग्राहियों को मिला लाभ। रायगढ़ में नए डीआईजी रामगोपाल गर्ग ने किया पदभार ग्रहण। पत्रकारों से रूबरू हुए डीआईजी रामगोपाल। रायगढ़ में मणिपुर हिंसा के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। सेंट माइकल चर्च के फादर रंजीत के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। बिलासपुर में एसईसीएल कंपनी ने दिया विकास को बढ़ावा। कंपनी चला रही कई सीएसआर परियोजनाएं। और तिल्दा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिली सौगात। महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड ने हॉस्पिटल में लगवाए 5 एसी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से बटन दबाकर पूरे राज्य के बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों के खाते में चौथी किस्त की राशि अंतरित की है, जिसमें बिलासपुर जिले के बेरोजगारी भत्ता योजना के कुल 1,82,85,000 रुपए की राशि शामिल है। कार्यक्रम में जिला कार्यालय बिलासपुर से अरपा वैश्य विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय, जिला पंचायत के सीईओ अजय अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी और युवा वर्चुअली शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा की और योजना के बारे में फीडबैक भी लिया। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को रोजगार के लिए ऑफर लेटर भी प्रदान किया। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की चौथी किस्त आज सीएम के द्वारा जारी की गई है। वहीं बिलासपुर के 1,82,85,000 हितग्राहियों को यह लाभ मिला है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर कई अधिकारी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बस्तर प्रवास से लौट रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आदिवासी समाज प्रमुखों से मुलाकात की और इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात भी रखी। आरक्षण को लेकर अरविंद नेताम ने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उसे उलझा दिया गया है और मामला अदालत में है। 32% आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर भी अभी संशय है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से सताए गए हैं और उन्हें हर लाभ से वंचित रखा गया है। जातिवाद, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था में उन्हें बांधकर पीछे धकेल दिया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पेशा कानून पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पेशा कानून को लेकर ईमानदार नहीं है। मूलभूत कानून में जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार आदिवासियों को दिया गया था, उसे इन सरकारों ने खत्म कर दिया है और जो समाज के खतरे की घड़ी है। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा चुनाव लड़ने के ऐलान किए जाने के मामले को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज को चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी में समाज को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आदिवासी समाज ने आज से 6 महीने पहले से ये फैसला किया कि इस बार विधानसभा में समाज की तरफ से कैंडिडेट उतारा जाएगा। समाज को कोई शौक नहीं है चुनाव लड़ने का, पर पिछले 15 साल का इस राज्य में समाज को बहुत कटु अनुभव है। कटु अनुभव इस बात की है कि हमारे 23 सूत्री मांग पिछले 10 साल से सरकार के सामने रखते रहे, उसमें किसी एक भी मांग पे कोई विचार नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आरक्षण के मामले में हुआ था, वो भी अदालत में उलझ गया। तो ये कह सकते हैं कि 10 साल में हमारा जो समाज का मांग था 23 सूत्री, उसमें कोई विचार नहीं हुआ और कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। ये हमारा अनुभव है। तो जब सरकार ही सब सुनने को तैयार नहीं है, कोई उसका निराकरण नहीं होता, तो समाज में हमने सोचा भाई अब करें क्या, कहाँ जाएं। तो समाज ने यही सोचा कि भाई अब जब सुनने को तैयार नहीं है तो सब ये रास्ता अपना प्रजातांत्रिक जो रास्ता है।
अब खबर रायगढ़ से है, जहां नए डीआईजी रामगोपाल गर्ग ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव किस तरह से निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। साथ ही रायगढ़ और जशपुर जिले से लगे अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को भी सजगता के साथ क्रियान्वयन करने की बात नए डीआईजी के द्वारा कही गई। रायगढ़ रेंज में बतौर डीआईजी कार्यभार संभाला है। शासन के आदेश के अनुसार इसमें रायगढ़ जिला, जिला शक्ति और जिला जशपुर, 3 जिले इस रेंज में आएंगे। अभी सरगुजा के प्रभार से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ है और आने वाले समय में जो भी पुलिस की जो व्यवस्था है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठकर उनके मातहत अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठकर जो भी कार्य योजना हमें बनाने की ज़रूरत है उसको काम किया जाएगा। और साथ ही आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर और उसके संबंध में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करवाए जा सकते हैं और जो उसमें क्या क्या हमारी तरफ से कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, इन सब पर चर्चा करके एक बेहतर समन्वय के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वय कर क्या क्या हमें इसमें करना चाहिए उसका चर्चा की जाएगी और जो भी कार्य योजना बनाकर आगे पुलिसिंग की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL ने साल 2018-19 से 2020-23 के बीच राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में CSR के माध्यम से 260 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत की दिग्गज कोयला कंपनी में से एक SECL अपनी CSR गतिविधियों के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। इन गतिविधियों में ने छत्तीसगढ़ के सुदूर हिस्सों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं आपको बता दें कि कंपनी ने आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई क्षेत्रों में CSR गतिविधियों का संचालन भी किया है। रायगढ़ में शहर के अग्रणी चर्च सेंट माइकल चर्च के फादर रंजीत के नेतृत्व में मशीनरी के गणमान्य नागरिक एकत्रित हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सामूहिक रूप से मणिपुर राज्य की महिलाओं के साथ हुए घृणित कृत्य करने वालों की निंदा की और राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम में असफल रहने को भी शर्मनाक करार दिया। वहीं फादर रंजीत ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 महीनों से मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। इस मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी को भी फादर रंजीत ने विडंबना बताया है। साथ ही फादर रंजीत के नेतृत्व में SIU ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं कैंडल मार्च की समाप्ति के बाद चर्च के सभी लोगों ने मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। आज रायगढ़ के हम सभी मिशनरी भाई बहनें विगत 3 महीनों से जो मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिस प्रकार से माताओं बहनों का आबरू लूटा जा रहा है, कई सारे ऐसे घटनाएं घटे हैं जो एक सभ्य समाज में बिल्कुल शोभा नहीं देता है। संविधान नाम का एक संहिता है, एक किताब है, एक लॉ एंड ऑर्डर की किताब है, इसके ऊपर कोई बढ़ के नहीं है। यदि हम देखें वर्तमान समय में जो मणिपुर में घटनाएं घट रही हैं वो संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हम एक सभ्य समाज में हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं और हमारे समाज में उस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। साथ ही साथ एक विशेष बात आप सभी देख रहे होंगे, हम सबों के पास ब्लैक क्लॉथ है। इसका यही कारण है कि हम सभी इसका विरोध करते हैं और बहुत विडंबना की बात है कि मणिपुर की जो वर्तमान सरकार है, भारत की जो केंद्रीय सरकार है, क्या किया? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अब खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिल्दा में महिंद्रा इस्पात एंड पावर लिमिटेड के MD दीपेश अग्रवाल ने कुछ दिन पहले वाटर कूलर का लोकार्पण किया था और उसी दिन
बीएमओ डॉक्टर उमा पेंकरा ने एमडी दीपेश अग्रवाल से हॉस्पिटल में एयर कंडीशनर लगवाने की भी आग्रह किया गया था, जिसे पूरा करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 एसी लगवाए गए हैं, जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बीएमओ ने महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड के एमडी दीपेश अग्रवाल को धन्यवाद दिया। वहीं एमडी दीपेश अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल एक सार्वजनिक स्थान है जहां पर मानवता के लिए सेवा की जाती है, जहां चिकित्सा देने वाले स्वास्थ्य व्यवस्था के नायक हैं जो दिन रात काम करते हैं ताकि हमारे समुदाय के लोगों को बेहतर बना सके। यहां सेवा करना हमारा सौभाग्य है। खबर धमतरी से है, जहां निजी विद्यालय प्रबंधक कल्याण संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी लंबित 16 मांगें सामने रखी, जिसमें मुख्य रूप से आरटीई प्रतिपूर्ति, राशन की भुगतान, आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का निर्धारण, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को दिए जाने वाले पैसों में बढ़ोतरी, निजी विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था समेत कई मांगें शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि आत्मानंद स्कूलों की ओर से निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को भी प्रवेश दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है और इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसी तरह से कुछ और भी मांगों को लेकर निजी विद्यालय प्रबंधन समिति ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है तथा शासन से मांग की है कि उनकी ये मांगें अविलंब पूरी हो जाएं। रायगढ़ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित आम गुठलियों के दाम अभियान के तहत शहरवासियों के साथ रामदास द्रौपदी फाउंडेशन ने गुठलियों के साथ छायादार फलदार पौधे प्रदान किए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान अध्यक्ष दीपक आचार्य ने बताया कि प्रकोष्ठ के सदस्यों की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने स्तर पर भारी मात्रा में गुठलियां एकत्रित की गई, जिनको एक ताल रोड पर बंजारी मंदिर के आसपास लगाया गया। आपको बता दें कि पर्यावरण जागरूकता के लिए अप्रैल में आम गुठलियों के दाम अभियान शुरू किया था, जिसमें प्रकोष्ठ के सदस्यों ने घर घर जाकर आम, जामुन, कटहल आदि के बीज एकत्रित किए और इसी क्रम में अब भारी मात्रा में गुठलियां एकत्रित करके एक ताल रोड पर बंजारी मंदिर के आसपास लगाए गए। तो आपको बता दें कि एक विशेष तरीके का अभियान के आम गुठलियों के दाम जो है वो इनके द्वारा चलाया गया है, जो कि एक बेहद ही अच्छी पहल है, जिसमें जो है कई जगहों से एकत्रित कर गुठलियों का संरक्षण पहले किया जाता है और जिसके बाद इनको उपज में उपयोगी किया जाता है। आपको बता दें कि इसके तहत जो है कई हज़ारों पेड़ों को जो है लगाया गया, जिसमें आम की गुठलियाँ, जामुन की गुठलियाँ और कटहल की गुठलियाँ जो है शामिल है। वहीं आपको बता दें कि ये जो पौधे हैं वो काफ़ी हमारे लिए जो है वो आगे चलकर जो है पर्यावरण को सहयोग करेंगे, जिसमें कि कई भारी मात्रा में जो है पौधों का रोपण किया गया है और जिसको लेकर जो है पर्यावरण संरक्षण की ओर बेहद ही अच्छी पहल की गई है। प्रकोष्ठ हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के पूरे पदाधिकारी सदस्य सभी हैं और इसको 2 महीना पहले हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप सड़ंगी जी के गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी ने कम से कम 4 किलो तोताफली और मसा, आम्रपाली, कई वैरायटी के अपन आम मंगवाए थे और सभी ने वो आम खाए और वहाँ पर जो गुठली बचे उसे एक पॉलीथीन में, एक कैरी बैग में अपन रखते गए और उसी दिन से इस अभियान का शुरुआत किए और पूरे शहरवासियों से हमने अपील किया कि आपके घर में आप जो जामुन खाएंगे, आम खाएंगे, कटहल खाएंगे, उसके जो बीज हैं, गुठली हैं, उसे आप रख कर हमें जो है हमारे प्रकोष्ठ के सदस्यों को देंगे, ताकि हम बरसात 2-3 बरसात होने के बाद इसे खुले एरिया में जाकर इस गुठलियों को। अब खबर सागर से है, जहां आगामी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर में आगमन है, जिसको लेकर आज प्रदेश के सहकारिता और जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया सागर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और उसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए सहकारिता और प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आगामी 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर में आगमन हो रहा है, जहाँ लगभग 100 करोड़ की लागत से
से बनने वाले मंदिर में लगभग 2 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से कलश यात्रा निकाली गई है। साथ ही लगभग 53,000 गांव की मिट्टी लाई जा रही है। मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 12 अगस्त को सागर में रविदास जी महाराज का 100 करोड़ रुपए के भव्य मंदिर जन चेतना का केंद्र यहाँ पे बनने वाला है। उसके लिए भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोग रहेंगे। उसी की तैयारियों के लिए आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों प्लस हमारे जनप्रतिनिधियों की सभी की बैठक थी। ढाना में कार्यक्रम होने वाला, ढाना में हम लोग देख के भी आए हैं, वहाँ का जायजा लेके आए हैं। वहाँ की सब व्यवस्थाएं बड़ी तेज़ गति से चल रही, तूफानी गति से, और संख्यात्मक दृष्टि से भी हमारे सब प्रशासन के अधिकारी जनप्रतिनिधि यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक भव्य सांस्कृतिक चेतना का, सांस्कृतिक विरासत का जो हमारे रविदास जी महाराज हैं, एक यहाँ पे भव्य मंदिर का भूमि पूजन होने वाला। अब खबर शहडोल से है, जहां आदिवासी बाहुल्य इलाकों में जागरूकता की कमी के कारण अंधविश्वास अपनी जड़ें मजबूत किए रहता है। धीरे धीरे वह अंधविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि उसकी जड़ हिलाना भी नहीं हिलती। ऐसा ही कुछ हाल बुढ़ार जनपद के मूसरा गांव में रहने वाले एक अग्रिया परिवार का है। आपको बता दें कि मूसरा गांव में रहने वाली 7 वर्षीय मासूम बच्ची इंद्रवती अग्रिया के सिर और बाल में इन्फेक्शन संबंधित समस्या है, जिसकी वजह से उसके बाल रूखे और कठोर होकर नारियल जटा के समान हो गए हैं। परिजन उसका इलाज कराने की बजाय अब भगवान शंकर का रूप मानने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा गांव इंद्रवती को भोले के नाम से पुकारने लगा है। वह सिर में जटा मुकुट लिए स्कूल भी जाती है और पूरे गांव में भी घूमती है। ये तमाम लोग इंद्रवती को जटा मुकुट लिए दिन भर देखते हैं। किसी ने भी इस गंभीर बात को जिम्मेदार अफसरों तक नहीं पहुंचाया। वहीं आपको बता दें कि मैदानी अमला भी इंद्रवती को भगवान शंकर का रूप मानकर भोले भोले कहने लगा और उसी अंधविश्वास का साक्षी बन बैठा, जिसका शिकार कक्षा 3 में पढ़ने वाली इंद्रवती अग्रिया हो चुकी है। स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं सब बच्चे। सब कोई कहते हैं भोले। सब कोई कहते हैं भोले। काहे कहते हैं भोले उसको बाल गुथा गए हैं इसलिए। तो सब कोई वहाँ स्कूल में भी भोले भोले बोलते हैं जी। हम भोले मानी थी, सब गांव मोहल्ला वाले सब भोले माना थी। हमारी छोटी सी बच्ची है, हमारी नतनिया, उसका बाल समस्या है। हम भोले मानी थी, हमारे गांव मोहल्ला के सब भोले माना थी। बाल में जटा टाइप का है क्या पूरे उसके? पूरा जटा टाइप का है उसका मूड में। डॉक्टर के यहाँ ले गए रहे, कुछ समस्या आई रही? डॉक्टर यहाँ ले गए रहे, वहाँ के सवा ही ले गए थे। क्या समस्या आई रही? वही घाव हो गए रही पूरा, तो इतने बड़े बड़े बाल हो गए, ऐसे बेउटारे टाइप हो गए। फिर उसका कंघी हम नहीं कर रहे। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से आ गए, घाव कौन सा अच्छा हो गए तो फिर लिया है अपन घर में। अभी नहीं ले गए हैं कहूँ। यही भोले काहे मनते हैं? भोले मनते हैं, ओकर जटा है, सामान चूंदी बाल ओकर बैठ गए हैं। पूजा पाठ भी करते हैं? पूजा पाठ तो अभी नहीं जाने तो नहीं करें साहब, फिर बाढ़ जाए तो करें। खबर सीहोर से है, जहां भीड़भाड़ वाली जगहों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने घटना में इस्तेमाल होने वाली 3 बाइक और कई मोबाइल जब्त किए गए हैं। वही मोबाइल चोरी को लेकर पुलिस को काफ़ी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर एक टीम गठित की गई, जिसने इस गिरोह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर मेहर से है, जहां पर सिविल अस्पताल में कंपाउंडर्स की लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान रात में एक हादसा हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग आग की चपेट में आ गए और जिसके कारण आपको बता दें कि उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल मेहर में प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां पर स्टाफ और कंपाउंडर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीड़ितों के परिवारजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान ड्यूटी में तैनात डॉक्टर सोते मिले और कंपाउंडर्स उपचार में लापरवाही कर रहे थे। इतना ही नहीं, कंपाउंडर द्वारा मरीजों के परिवारजनों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया।
सागर में विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा चौथे वर्ष नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के विशेष सहयोग से दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 मरीजों ने अपना पंजीयन कराकर अपने अंगों का नाप दिया। लगभग 1 माह के बाद इन मरीजों के अंग बनकर इनको लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि हमारा प्रयास आपकी उपस्थिति से सार्थक हुआ है। आपकी दिव्यांगता आपकी कमजोरी ना बने, आप समाज के अविभाज्य अंग हैं, इसका एहसास आपको हो, यही हमारा प्रयास है। सागर जिले के, सागर संभाग के, इसके अलावा कोई पेशेंट सीहोर से आया है, कोई पेशेंट सिवनी से आए हैं, कोई पेशेंट किशननगर, एक पेशेंट भुवनेश्वर से आया। तो ऐसे देखिएगा, ये कैंप जो है ये बड़ा उपयोगी कैंप साबित हो रहा है ऐसे लोगों के लिए जो अपने चलने फिरने में असमर्थ हैं या उनके हाथ ना होने से कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। ये कैंप उन सब के लिए मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा और हम सब मिलके ऐसे दिव्यांग बंधु बांधवों को, माताओं बहनों को उनको सक्षम बना की दिशा में जो कुछ भी हम लोगों का सहयोग है, सहयोग लेके उनको। शहडोल जिले की बनास नदी में लापता हुए 3 युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्योहारी थाना क्षेत्र के हतवार गांव के समीप बनास नदी में पिकनिक मनाने 6 युवक गए थे कि सभी युवक नदी के बीच एक टापू पर पिकनिक बना रहे थे कि तभी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और सभी युवक बह गए थे, जिसमें से 3 युवकों का लापता होने की खबर सामने आई थी और जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। वहीं पुलिस लापता हुए 3 युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जिसका शव घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला है। हालांकि उसके 2 साथियों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। लापता 2 युवकों को ढूंढने के लिए लगातार 40 घंटे से एसडीआरएफ की 3 टीमें रेस्क्यू कर रही हैं और सर्चिंग लगातार जारी है। ये पूरे सबसे बड़ी बात ये है कि उनके परिवारजनों ने ही कल रात से ही पूरे यहाँ के ग्रामीण जन सभी लोग सहयोग में लगे हुए हैं, क्योंकि जिसके घर का चिराग आज गुमशुदा है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि वो किस स्थिति में है। सब लोग इसमें प्रयासरत है। पूरे प्रशासन, तीनों जिले के एक्सपर्ट टीम कल से ही आ गई है और सुबह होते ही, चूँकि रात में जो है सर्चिंग नहीं हो पाया, सुबह से ही पूरी टीम लगी हुई है और निश्चित तौर पे उसमें प्रयास सभी का ये है कि जल्द से जल्द हम उनको खोज निकालें, जिससे कि स्थितियाँ स्पष्ट हो सकें। कल जो बनास नदी में हृदयविदारक घटना हुई, जिसमें 6 बच्चे बाढ़ की चपेट में आ गए, उनमें से 3 बच्चों को कल पुलिस द्वारा सकुशल रेस्क्यू किया गया। 3 बच्चे भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए एसडीआरएफ शहडोल, एसडीआरएफ रीवा और स्थानीय व्यवहारी पुलिस, व्यवहारी टीआई, व्यवहारी एसडीओपी और अन्य थानों का फोर्स और जनता सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक शहडोल के नेतृत्व में और सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में ये ऑपरेशन निश्चित रूप से कामयाब होगा। रायगढ़ में पिछले 3 दिनों से केलो प्रवाह और प्रहर संवाद रायगढ़ के नटवर स्कूल मैदान में फुटबॉल का महाकुंभ आयोजन किया गया। यह फुटबॉल प्रतियोगिता केलो प्रवाह प्रहर संवाद चैलेंज कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 3य वर्ष का आयोजन था, जिसका कल रविवार को समापन हुआ। वहीं आपको बता दें कि जिसमें रिगल क्लब और वंडर बॉयज़ क्लब के बीच मुकाबला देखने को मिला, जिसमें रिगल क्लब 2-1 से विजय रहा। इसी दौरान विजेता और उपविजेता के साथ साथ सभी खिलाड़ियों को भी इनाम वितरित किए गए। समापन कार्यक्रम हमारे नटवर स्कूल के मैदान में जो कि किया जा रहा था 3 दिवसीय केलो प्रवाह एवं प्रहर संवाद के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जो कि आज समापन है। बापू नगर के बच्चे टीम विजेता हुए हैं, उनको प्राइज देते हुए उनका हौसला को बढ़ाया गया है और आगे उसको मंच मिले, ऐसे बच्चों को मैं बधाई देती हूँ। उप विजेता है, उसको थोड़ा सा संघर्ष करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है, आगे उनको मंजिल मिले, ऐसी उनके लिए भी उज्जवल ईश्वर से कामना करती हूँ।
जो कि हमारे आयोजन समिति के द्वारा लगातार कई वर्षों से आयोजन कर रहे हैं, जो कि उनका उद्देश्य है कि बच्चों को एक अच्छा मंच मिले, हमारे रायगढ़ शहर का नाम रोशन हो। चैलेंज कप फुटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 2023 खेल प्रवाह एवं प्रखर समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह टूर्नामेंट फुटबॉल पिछले लगातार 3 साल से किया जा रहा है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का यह मैच होता है। लगभग 10 क्लबों ने इसमें शिरकत की है। रीगल क्लब प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वंडर बॉयज द्वितीय स्थान। बापूनगर से कहना चाहूँगा, मैंने बच्चों से बातचीत भी की है आज, बहुत अच्छा मौका रहा। मैंने उनको कहा जीवन में खेल जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। बच्चों, खेल भी संजीदगी से खेलना और पढ़ाई भी अच्छे से करना। और जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश मैंने बच्चों को दिया है कि गुटखा पान मसाला से दूर रहना और मोबाइल का सदुपयोग करना। खेल जीवन में बहुत आवश्यक है। आपका फिटनेस बना रहता है, ऊर्जा रहती है और एक अच्छा वातावरण बनता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को, बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और चाहूँगा साल दर साल इसका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।